2024 में मोदी के प्लान से इंडिया अलायंस के बड़े बड़े हैवीवेट क्यों डरे हुए हैं? यूपी की मैनपुरी में डिंपल और अखिलेश यादव क्यों अपने सबसे सुरक्षित किले में सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं? 2019 में अमेठी में जो हुआ, 24 में वही अंदेशा सोनिया गांधी को रायबरेली में होने का डर आखिर क्यों है? चुनाव में हर नेता जीतने वाली सीटों की लिस्ट बनाता है, लेकिन मोदी शाह ने सबसे पहले हारने वाली सीटों की लिस्ट आखिर क्यों बनाई? मोदी 2024 में 400 सीट लाने के लिए कौन सा जैक लगाने वाले हैं? एमपी, महाराष्ट्र और बंगाल तक मोदी क्या बिसात बिछा चुके हैं और विरोधी कहां गलती कर गए हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी चुनाव से 4 महीने पहले क्यों ABCD गिन रहे हैं? 400 का टारगेट हिट करने का श्योर शॉट क्या है? 24 में मोदी कौन सा जैक लगाएंगे जो 400 पार करा देगा? मोदी और सोनिया गांधी, नीतीश, लालू और अखिलेश में यही फर्क है। मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं। उनके विरोधी जब तक अपना टारगेट चुनते हैं, मोदी फील्डिंग सजा चुके होते हैं। 24 में 400 सीट जीतने के लिए मोदी ने 300 मिनट में पूरी फील्डिंग सजा दी है। एक एक प्लेयर्स को समझा दिया है 24 में कौन सा शॉट मारना है जिससे 19 में हारी हुई 80 सीटों पर इस बार भगवा फहराए। मोदी और उनकी टीम ने लोकसभा सीटों को ABCD कैटेगरी में बांटा है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां टफ फाइट है लेकिन बीजेपी जीतेगी। C कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां इंडी अलायंस का पलड़ा भारी है। D कैटेगरी की सीटें ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में हैं जहां वोट शेयर बढ़ाने पर जोर है। मोदी ने बीजेपी को इस बार C कैटेगरी वाली सीटों पर फोकस करने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी ने C कैटेगरी में करीब 80 सीटें रखी हैं। 2019 में बीजेपी इन सीटों पर चुनाव हार गई थी। 2024 में पार्टी 30 से 45 दिन पहले इन सीटों पर कैंडिडेट घोषित करेगी। ऐसा करने से बीजेपी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मोदी ये जैक क्या 80 सीटों पर हार को जीत में बदल देगा? मोदी ऐसे नेता नहीं है जो हवाई प्रयोग करें। 24 में इस शॉट को खेलने से पहले मोदी 23 में इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं, वो भी एक ग्राउंड पर नहीं, 3 ग्राउंड पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने C कैटेगरी फॉर्मूले को लागू किया था। यहां कैंडिडेट का ऐलान A और B कैटेगरी की सीटों के मुकाबले काफी पहले कर दिया गया था। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन सभी सीटों पर हार गई थी, लेकिन 23 में बीजेपी ने ऐसी ज्यादातर सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश की दिमनी सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उतारा। 2018 और 2014 में बीजेपी यहां हार गई थी। कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मोदी के फॉर्मूले से बीजेपी ने इस बार दिमनी सीट 24,000 से ज्यादा वोटों से जीती। और 1 सीट से मोदी फॉर्मूले के तहत इस बार कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया। पिछली बार यहां कांग्रेस जीती थी। इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि इंदौर जिले की सभी सीटें भी बीजेपी ने जीती। कांग्रेस ने जिन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2024 में MP में OBC को अपने पाले में करने की कोशिश की है, वो भी मोदी फॉर्मूले में पिट गए और 23 में चारों खाने चित हो गए। 24 में मध्य प्रदेश में C कैटेगरी में एक सीट छिंदवाड़ा है। 2019 में यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे। नकुलनाथ को 5,87,305 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नाथन साहा कोबरेटी को 5,49,769 वोट मिले थे। कांग्रेस सिर्फ 3% के अंतर से जीती थी। 24 में मोदी ने बीजेपी को मंत्र दिया है कि कैसे कांग्रेस का छिंदवाड़ा गढ़ ध्वस्त करना है। कमलनाथ को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है, लिहाजा वो सियासी तौर पर पहले से कमजोर दिख रहे हैं और बीजेपी 24 में 3% का मार्जिन भरकर बड़ा उलटफेर कर सकती है। MP पहले से ही मोदी की मुट्ठी में है, लेकिन यूपी में अब भी बड़ा खेल बाकी है। मोदी ने योगी बाबा को 24 में यूपी से 100% रिजल्ट देने का टारगेट दिया है, मतलब 80 में से पूरी 80 सीट जीतने का। यूपी में C कैटेगरी में 16 सीटें रखी गई हैं, जहां 2019 में बीजेपी हार गई थी। इनमें डिंपल यादव की मैनपुरी और सोनिया गांधी की रायबरेली सीट भी शामिल है, जहां 24 में मोदी उलटफेर का टारगेट कर चुके हैं। यूपी की C कैटेगरी वाली सीटें मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और रामपुर हैं। इनमें करीब 8 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं,
जहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी महाराज ने ले ली है। चौधरी चरण सिंह का सम्मान करके योगी अपने मिशन में आगे बढ़ चुके हैं, जबकि इंडी अलायंस अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तलाशने में ही उलझा है। योगी यहां जाट प्लस पसमानदा को मिलाकर 10% का मार्जिन बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसमें मोदी की वेलफेयर स्कीम और योगी की सख्त कानून व्यवस्था का संगम 24 में बीजेपी का मंगल करेगा। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, गरीबों के पेट पर जबरदस्त हक, उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब दंगा। यूपी की मैनपुरी सीट मुलायम खानदान का गढ़ है। 2019 में मुलायम सिंह यादव यहां करीब 94,000 वोट से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को हराया था। उसके बाद उपचुनाव में डिंपल यादव ने 2,88,000 के वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया। हालांकि डिंपल यादव सहानुभूति की लहर में बड़े अंतर से जीती थी। 24 में बीजेपी को दरअसल मैनपुरी जीतने के लिए 90,000 से 1 लाख वोट और जुटाने हैं। वो बीजेपी कैसे करेगी, इसे भी समझ लेते हैं। मैनपुरी में यादव वोटर्स 4.25 लाख है, शाक्य वोटर्स 3.25 लाख, ब्राह्मण वोटर्स 1,10,000, दलित वोटर्स 1,20,000, लोधी वोटर्स 1 लाख और मुस्लिम वोटर्स 55,000 हैं। अगर अखिलेश के यादव मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो करीब 4.25 लाख वोट बनते हैं। अगर शाक्य ब्राह्मण और लोधी वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो करीब 5,35,000 का वोट बैंक बनता है। ऐसे में अगर बीजेपी 2019 और 2014 के ट्रेंड के हिसाब से दलित वोट ले जाती है तो 24 में मैनपुरी में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। आजमगढ़ और रामपुर की तरह मुलायम की सियासी विरासत का एक और किला ढह जाएगा। 2024 में राम मंदिर बनने के बाद पहला चुनाव है और मैनपुरी भले ही मुलायम खानदान का मजबूत गढ़ हो, लेकिन राम मंदिर के बाद होने वाले चुनाव में ढह सकता है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। 70 साल से रायबरेली गांधी परिवार का अभेद्य दुर्ग बना हुआ है। 2019 में यहां से सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 से ज्यादा मतों से हराया था। 2014 में सोनिया गांधी को यहां करीब 64% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21% करीब वोट मिले। 2019 में सोनिया गांधी को करीब 56% वोट मिले, 5 साल पहले के मुकाबले 8% कम, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिले, 5 साल पहले के मुकाबले करीब 17% ज्यादा वोट। 24 में रायबरेली जीतने के लिए बीजेपी को अब 17.31% का जंप लगाना है। मोदी का जैक इस बार बीजेपी की रायबरेली में इतना जंप करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेठी के बाद कांग्रेस का रायबरेली किला भी ढह जाएगा और कांग्रेस का यूपी से नामो निशान भी मिट सकता है। हालांकि कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया इसमें अब तक शामिल नहीं हुए हैं। मतलब कांग्रेस यूपी में या तो डरी हुई है या ना उम्मीद हो चुकी है। मोदी इसी मौके की ताक पर हैं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। मोदी ने यूपी में इस बार उन सीटों पर ज्यादा जोर देने का टारगेट रखा है जहां 2019 में बीजेपी 1 लाख या उससे कम मार्जिन से हारी थी।
इनमें मेरठ है, जहां बीजेपी केवल 4,729 वोट से हारी। श्रावस्ती बीजेपी सिर्फ 5,320 वोट से हारी। सहारनपुर में बीजेपी 22,817 वोट से हारी। अमरोहा में बीजेपी 63,248 वोट हारी। बिजनौर में बीजेपी 69,941 वोट से हारी। कैराना में 92,000 और मुरादाबाद में करीब 97,000 वोट से बीजेपी हारी। अंबेडकर नगर में भी बीजेपी 95,880 वोट से हारी। इसके अलावा बीजेपी पश्चिमी यूपी की नगीना सीट पर भी उलटफेर कर सकती है। हालांकि वहां हार का अंतर 1.5 लाख से ज्यादा है। वो कैसे, ये समझिए। नगीना में 50% मुस्लिम वोटर हैं, 21% दलित हैं, 29% में ठाकुर, जाट, ब्राह्मण और अन्य ओबीसी हैं। 2019 में यहां मुसलमानों और दलित समाज ने बीएसपी के कैंडिडेट गिरीश चंद्र को बंपर जीत दिलाई थी, लेकिन गठबंधन टूटने और मायावती के एक्टिव नहीं होने से अब दलित वोट भीम आर्मी के चंद्रशेखर के साथ जुड़ गया है। 2024 में अगर मायावती गठबंधन से अलग लड़ी और मुस्लिम कैंडिडेट दिया तो मुस्लिम और दलित दोनों वोट का बंटवारा होगा। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और जनता जिस उत्साह से जगह छोटी पड़ जा रही है, जनता इतना अधिक आ रही है, यह स्पष्ट संकेत है जो हम लोग दावा करते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 बार पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, 80 की 80 सीटें 2024 में हम लोग जीतेंगे। यूपी के बाद 24 में सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में है, जहां लालू नीतीश पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी यहां मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज सीट को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस 34,466 वोट से जीती थी। किशनगंज में 69% मुस्लिम और 30% हिंदू हैं। 1% में अन्य धर्मों के लोग हैं। किशनगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, आमौर और बायसी है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में इस इलाके में ओवैसी की एआईएमआईएम ने ऊंची पतंग उड़ाई थी। 24 में ओवैसी अगर अपना प्रदर्शन दोहराते हैं और मुस्लिम वोट बंटता है तो बीजेपी दोबारा किशनगंज में कमल खिला सकती है। 19 में बिहार बीजेपी ने 100% की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया था और 17 की 17 सीटें जीती थी। तब जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन था और वो 17 में से 16 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार नीतीश लालू के साथ जोड़ी बना चुके हैं। 14 में नीतीश अलग भी लड़ चुके हैं।